जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर 1 बता चुके हैं, आप अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों बता दें कि इस चैनल पे हमने कहा था कि 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट का। जी हाँ, जितना भी सब्जेक्ट होते हैं टोटल सब्जेक्ट कराया जाएगा, सिर्फ मैथ को छोड़ के। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहे, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको एनसीईआरटी जितना भी क्लासेस है सब आपको मिले। और आप लोग को पता ही है कि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को करें। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करता है वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि एनसीईआरटी बुक से मिलती है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कोई भी सवाल या जवाब में आप अपना तर्क दे सकते हैं, अगर आप पढ़ा हुआ रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल का चैप्टर 2, जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। और बता दें कि अगर फ़ोन में आप लोग देख रहे हैं तो इसको आप लोग थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 2, चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव में क्या है, थोड़ी चपटी है, और मध्य में थोड़ी उभरी है। ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग सारा पॉइंट को। उसके बाद देखते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देते हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। आप ग्लोब को देखिए जो कि है लेफ्ट साइड में। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है ना। मतलब लघु रूप मतलब क्या बोला है कि लघु रूप में छोटा सा रूप दिखा रहा है, देखिए जो वास्तविक है ऐसा ही देख रहता है पृथ्वी। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता है, वही पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भी भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे पृथ्वी के सामने किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। तो क्या बोला है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि एक सुई जो झुकी हुई अवस्था में स्थित उसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव में है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर दक्षिण ध्रुव में। ग्लोब को इसी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। अब याद रखोगे कि पृथ्वी जो है, आप लोग सोचते होंगे कि पूर्व से पश्चिम जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी किधर से घूमती है, तो आप आंसर करोगे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये क्वेश्चन हम भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें आ चुका था, तो आपको बता दिया। उसके बाद देखते हैं, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। आप ग्लोब में तो सुई देख रहे हैं, लेकिन पृथ्वी में ऐसा कोई सुई नहीं होती है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और काल्पनिक रेखा से हम लोग दिखाते हैं, लेकिन जो रेखा कुछ नहीं है, बाकी वो अपना घूमती है पृथ्वी। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। इससे पहले देख लेते हैं, आओ कुछ करके सीखे, यहाँ इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या था। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब की दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो और एक काल्पनिक रेखा है जो इसे दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है।
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देख सकते हैं इसमें जो कि पृथ्वी का है आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। हम सारा कुछ समझ के इसमें करेंगे क्योंकि भूगोल में बहुत कुछ समझना होता है, तो सारा कुछ समझ के इसमें पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो विषुवत जो है सबसे अच्छा क्या बताने के लिए, स्थानों की स्थिति बताने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो विषुवत वृत्त से दूरवृत्त तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समांतर कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। इसमें क्या बताया गया कि विषुवत वृत्त जो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाते हैं तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाते हैं। सब बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो आपको बार बार रीड करना पड़ेगा। देखिए, आपको बता दें कि एनसीईआरटी आप चाहेंगे कि एक ही बार में पढ़ के आप समझ जाओगे तो यह नहीं होता है ऐसा। एनसीईआरटी कम से कम आपको 2 से 4 बार तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा से हर कुछ पॉइंट को समझ में आएगा। तो ये बात आप लोग याद रखें। चलो आगे देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त की उत्तरी की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त की दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आपको इसमें हम समझाएंगे कि सब जो पॉइंट बोला है क्या है। इस जो फिगर देख रहे हैं आप इसमें सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में वेलो हॉरिज़ॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर एवं वेलो हॉरिज़ॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, तब वेलो हॉरिज़ॉन्टल 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो इसको देख लेते हैं जो कि ब्लू कलर बॉक्स में है कि आप जानते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश से जान सकते हैं। हाँ, तो चलिए इसको भी जब सीखेंगे तो आप जो पॉइंट बोला है उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको देखते हैं कि 2.2 चित्र 2.2 क्या था। हाँ, ये था चित्र 2.2 जो कि है विषुवत वृत्त। आप इसमें विषुवत वृत्त के उधर दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे और नीचे जो भी रहेगा उसको बोलेंगे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। विषुवत के ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को दक्षिण ध्रुव, ये याद रखेंगे। चलो अब इसमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और भी है। यह है देख सकते हैं। पहला कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ये सब याद रखेंगे कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। ये सब याद रखने वाली बात है। और विषुवत वृत्त के 66.1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा 66.1/2 डिग्री दक्षिण ध्रुव की वृत्त। तो ये भी याद रखने वाली बात है। और सारे पॉइंट के याद रखेंगे आप लोग, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें सीखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। आप पहले इसको देख लेते हैं जो यहाँ पे 2.3 का जो महत्वपूर्ण अक्षांश एवं देशांतर का कटिबंध। देखिए इसमें क्या है कि उत्तरी ध्रुव।
चलिए 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा। चलो देख लेते हैं कि फर्स्ट देखिए आपको इसमें समझना है 0 डिग्री पे देखिए पहले आ जाते हैं। 0 डिग्री पे क्या है, विषुवत वृत्त, ठीक है। अब देखिए विषुवत वृत्त आपको बताए थे, उसको ऊपर वाली बात को उत्तरी ध्रुव करेंगे और इसके नीचे वाली बात को क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव में यह सब है, उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में देखते हैं पहला क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में ही है, और उष्ण कटिबंध भी उत्तरी है ना, उत्तरी ध्रुव में ही है। और विषुवत वृत्त के फिर नीचे जाएंगे तो मकर रेखा हुआ, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हुआ, दक्षिण ध्रुव वृत्त हुआ, दक्षिण शीत कटिबंध हुआ, जो कि है आप देख सकते कितना मकर रेखा कितना डिग्री पे है, 23.1/2 डिग्री दक्षिण में है। दक्षिण तरफ दक्षिण लगा दिया, लेकिन मकर रेखा कितना डिग्री पे है, 23.1/2 डिग्री पे है। वही कर्क रेखा भी सेम है, 23.1/2 डिग्री उत्तरी ध्रुव में है। ये याद रखने वाली बात है। चलो आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं। आप विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे होते हैं, ये तो देख चुके थे, हाँ देख चुके थे। इससे यहाँ से रीड करना है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए इसमें कि पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है। पृथ्वी के ताप कटिबंध है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। आप इसमें क्या बताया गया है कि कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य के, देख सकते हैं अच्छे से आप, तो देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। याद रखने वाला बात है कि पृथ्वी के ताप कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये भी समझेंगे आप लोग क्या दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं 2.4 चित्र में क्या है कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। इससे यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि सूर्य का प्रकाश जो तिरछी पड़ता है तभी हम लोग के चारों तरफ पृथ्वी पर फैलती है। यहाँ देखिए जो है वैसे बोले हैं वही है, तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। अगर सूरज की रोशनी अगर सीधी आने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे कोई जल जाएंगे क्योंकि काफ़ी उसमें टेम्परेचर होगा, इसीलिए। तो आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। अब ठंड बहुत कहाँ होती है, इसमें बताया गया है ठंड बहुत कहाँ होती है। तो अब जस्ट ब्लर हो रहा है, ठीक हो जाएगा जस्ट तुरंत, आप कुछ सेकंड रुकिए। हाँ देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है। अब याद रखोगे कि दक्षिण देश में वगैरह में जो ठंडा ज़्यादा होती है। अब याद रखना, क्योंकि यहाँ सूर्य की स्थिति से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। ये भी याद रखेंगे, शीत कटिबंध इसीलिए कहलाता है। तो उसके बाद देखते हैं देशांतर क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं। फिर देशांतर क्या है, तो आइए देखते हैं कि देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतर एमांतर
ठीक है, इमांतर कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। प्रत्येक, उसके बाद देखिए क्या है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुव की तरह बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाता है, जहाँ सभी देशांतरीय एवं अंतर आपस में मिलती है। अशांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर एमांतर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों में निश्चय किया कि ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली इमांतर से पूर्व की ओर पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस इमांतर को प्रमुख इमांतर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिमी तक गणना करते हैं। प्रमुख इमांतर तथा 180 डिग्री इमांतर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम इमांतर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही जानना रोचक है। अब यहाँ पे कुछ है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं कहाँ तक रीड किए थे, स्थित है। उसके बाद देखेंगे कि अब गोलोक पर अक्षांश रेखा एवं देशांतर एमांतर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब वही बोला, गोलोक पर जो अक्षांतर समांतर रेखाओं देशांतर एमांतर के बीच द्वारा ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो गोलोक पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में दुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं दक्षिण 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ से ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु दुर्वरी की सही स्थिति होगी। तो ये सब देखिए, ये सब आप धीरे धीरे समझेंगे जब वाक्य और रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो चित्र ग्रिड है, ग्रिड में एक्चुअली बताया गया है कि कैसे आप डिग्री को इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रमुख इमांतर जो बीच में 0 डिग्री का आया है, विषुवत वृत्त की जो लाइन है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव ऊपर है, नीचे दक्षिण ध्रुव है। चलिए इसको बाद में और अच्छे से समझेंगे, आने वाला चैप्टर आगे भी समझा जाएगा इसको अच्छे से। चलिए अब देखते हैं कि इसको समझने के लिए आप इसको और जूम कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग परेशानी ना हो। चलिए इसको आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है कि इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जो कि अभी देखे हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से 37 रेखाओं को क ख ग गंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर यह ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वह कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब द स तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तर देशांतर को व्यक्त करती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया इस लाइन को जो रीड किए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये सब क्या है। इसमें आप देख सकते हो चित्र जो है 2.7 विश्व के समस्त, अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें है चित्र 2.7 में आप देख सकते हैं कि विश्व के समय क्षेत्र, अब प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये जो है बहुत अच्छा पिक्चर है, बट इसमें समझना भी मुश्किल है क्योंकि यह एक कंप्यूटर के द्वारा इसमें ये किया गया है, जो कि ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे वृत्त ख उत्तरी अक्षांश दक्षिण दिशा में स्थित है। चलिए इस लाइन को तो छोड़ देते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं था। अब हम लोग डायरेक्ट देखेंगे देशांतर और समय। देशांतर और समय, चलिए इसको शुरू करते हैं। देशांतर और समय को समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो समय को कैसे माप सकते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के ग्रह की गति के हिसाब से। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है,
जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि दोपहर में सबसे छोटी परछाई होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख विमानतल पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय विमानतल पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये लोग अब जान ही रहे हैं। उसके बाद देखते हैं दोपहर होगी। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है, जूम कर दे ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। देखिए, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। अब ये बात याद रहेंगे, पृथ्वी की तरफ से चक्कर लगाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चलिए चित्र 2.8 क्या है देख लेते हैं एक बार। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चित्र 2.8। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा नीचे आ गया है। ओके, देखिए 2.8 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, चूँकि पृथ्वी से पश्चिम की ओर हो गया, यहाँ 2.8 देख लिए थे। अब देखो, समय के अंतर की दर की गणना क्या है, समय, एक मिनट, ओके, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। समय की जो ये है उसको देखेंगे कैसे की जाती है समय की गणना। देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। याद रखेंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 डिग्री पूर्व में यानी कि 4 गुना कर देंगे तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वो दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम के समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह सुबह के 11 बजे होगा। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपना उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय विमानतल पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, अब हम मानक समय क्यों मानते हैं। चलिए, अलग अलग विमानतल पर स्थित स्थानों के, एक मिनट, चलो उसको ब्लर हो गया है फिलहाल, तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अलग अलग विमानतल पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी विमानतल का स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस विमानतल रेखा के स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 80.1/2 डिग्री पूर्व है ना, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, याद रखोगे, 80 डिग्री 30 पूर्व को मानक विमानतल माना जाता गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मानक समय क्या माना, विमानतल क्या माना गया है, 80.1/2 डिग्री पूर्व। इस विमानतल के स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय, ओहो, चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, कोई बात नहीं, अब इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया है। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या पढ़े थे कि भारत में 82.1/2 डिग्री है ना पूर्व को मानक विमानतल माना जाता है। इस विमानतल के स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, एक ऐसी काल्पनिक बात बता रहा है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। देखिए, भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व
एक मिनट, हाँ चल देखिए इसको देखते हैं। ओके, भारत ग्रीनविच के पूर्व 80 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यह समय का ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी भारत जो है 5 घंटा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, याद रखेंगे। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। देखो आप 5 घंटा 30 मिनट का अंतर कर दोगे, सिंपल वाली बात है। जब आप जैसे इंडिया में अगर एक एग्जांपल बता रहे कि 2 बज रहा है तो भारत में, सॉरी, अगर लंदन में 2 बज रहा है दोपहर का, तो भारत कितना घंटा आगे हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट आगे, जो कि ग्रीनविच समय से हम लोग का देश का है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप याद रखोगे, ठीक है। यानी लंदन में जितना बजेगा उससे आप 5 घंटा 30 मिनट ज़्यादा कर दो, वही समय हमारे इंडिया में होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो दोस्तों भूगोल का जो चैप्टर 2 है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है, अभ्यास आप देख सकते हो। आप खुद देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं आप। देखो यहाँ पे, चलो अब देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में दीजिए। अगर आप जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये रखना ही है, लेकिन आप लोग मान लीजिए कि आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दे रहे हैं, तो फिर आप लोग का ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या था कि प्रमुख विमांतर का मान क्या होता था? प्रमुख विमांतर का मान यहाँ पे क्या होता था? 0। अब क्या था, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? अब शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? क्या था, अभी देख लेंगे। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? इसमें था ना विषुवत वृत्त के जो नीचे वाला रहेगा उसमें रहेगा। ठीक है, उसको देखो फिर देशांतर की कुल संख्या कितना है? देशांतर की कुल संख्या बताए थे कितने हैं। उसको दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ है? दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा। चलो उसके बाद देखते हैं ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड जो है किसका जाल होता है, ये भी बता चुके हैं। मकर रेखा डैश पर स्थित है, सारे कुछ चलिए आप तो देख लेंगे। चलिए और बता दें कि जितना भी फिर चैप्टर हो जाने के बाद सारा का आंसर जो बुक में है और उससे एक्स्ट्रा MCQ क्वेश्चन बना के हम नोट्स भी इसमें पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करेक्ट बताएंगे और देख बुक से ही ये करके बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आने वाला फिर वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।